नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच लेकर। मैं हूं आंचल, जहां हम खबरों को दिखाते हैं सत्य और तथ्य के साथ। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइंस की तरफ। और सबसे पहले बात हम करने वाले हैं यहां कैसे बंगाल में वोट बैंक पर सियासत हावी है और कैसे धर्म युद्ध की हुंकार चल पड़ी है। इस पर करेंगे विस्तार साथ चर्चा। साथ ही आखिरकार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोई कहता है क्या और कैसे इसे अब आर्थिक विकास से आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अब गुलामी की मानसिकता से मिल चुकी है आजादी। इस पर भी होगी विस्तार के साथ बात। और वहीं तीसरी टॉप लाइन में हम बात करेंगे कि कैसे सूडान में जिंदगियां सिसक रही हैं, क्योंकि जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है सूडान में, उसकी वजह से भुखमरी है और जो पूरी पॉलिटिकल संरचना है वो अस्त व्यस्त है। इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं उस खबर का जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। और आखिरकार यह खबर सुर्खियों में क्यों है? तो बंगाल में अजीब खेला चल रहा है। तुष्टीकरण की जहरीली राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी के तहत राज्य में चुनाव आयोग एसआईआर की संवैधानिक प्रक्रिया चला रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के वोट कटने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबराई भी हैं और बौखलाई भी। और इसी बौखलाहट में हर रोज राज्य में एक नया सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। अब एक और मसला सामने आया जिसने ममता सरकार के काम करने के तरीकों को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक पूरा गांव जहां लोग रहते थे वो रातों रात वीरान हो जाए? लेकिन जो कहीं नहीं होता वो पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तर 24 परगना जिले का जो माथपारा गांव है इस वक्त पूरी तरह सुनसान पड़ा है। यहां ढूंढे से भी आपको इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ समय पहले की तस्वीर और तस्वीर बहुत अलग थी। यहाँ सैकड़ों परिवार रहा करते थे, लेकिन अब कौन कहाँ है कोई नहीं जानता। लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यहाँ बांग्लादेश से आए लोग रह रहे थे, जो राज्य सरकार की बदौलत जो तमाम जन सुविधाएं और योजनाओं का फायदा उन्हें मिलता था, चांदी काट रहे थे। लेकिन एसआईआर के बाद उनमें खलबली मच गई और वो इलाका छोड़कर भाग गए। तो आइए आपको सबसे पहले उस गांव की तस्वीर दिखाते हैं और देखते हैं कि देखिए अब ये इस गांव के तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे रातों रात ये पूरा गांव वीरान हो गया। एसआईआर क्या कह रहा है? एसआईआर ये कह रहा है कि अगर आप वोट देने के अधिकार में हैं तो अपने कागज दिखाइए, वोट दीजिए। लेकिन क्योंकि उनके पास जो कागज थे वो कहीं ना कहीं फेक थे, उस वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। और ये पूरा गाँव जब आप देखते हैं तो सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्यम ग्राम नगर पालिका का वार्ड 3 सुनसान है और स्थानीय लोगों का जो बयान है वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोग यहाँ से भागे हैं, जो बांग्लादेश से यहाँ पर आकर बसे थे। और राज्य सरकार उनकी आड़ में वो तमाम योजनाएं जो लोकहित जनहित से जुड़े हुई पश्चिम बंगाल की जो जनता है उनके लिए थी, उनका फायदा उठा रहे थे। लक्ष्मी भंडार की जो योजना है उसका फायदा उठा रहे थे, उसका लाभ ले रहे थे। और एसआईआर के डर की वजह से लोगों ने गांव छोड़ दिया। और इसी वजह से अब आप देखिए कि क्योंकि जो मतदाता है वो संवैधानिक अधिकार के तौर पर पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, इसीलिए इस एसआईआर की प्रक्रिया को चलाया गया। लेकिन इस गांव का वीरान होना ये बताता है कि वहां पर जो लोग रह रहे थे वो गलत तरीके से रह रहे थे। तो आखिरकार टीएमसी पर इस पूरे मसले को लेकर भाजपा हमलावर क्यों है? हमलावर इसलिए कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। संदिग्ध क्षेत्रीय रिकॉर्ड वालों को टीएमसी के शासन का फायदा है। और पहचान पर अगर तमाम कोई भी सवाल उठाए जाते हैं तो टीएमसी ने ये सरकारी धन क्यों और कैसे खर्च किया, क्योंकि ये तो स्थानीय लोगों की मूलभूत सेवाएं हैं ना। लेकिन उन्हें वंचित कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन योजनाओं का लाभ उन्हें पहुंचाया गया जो उसके हकदार भी नहीं थे। कथित धार्मिक स्थलों के निर्माण को बढ़ावा लगातार टीएमसी दे रही है। आपको अब सुनवाते हैं जो स्थानीय लोग वहां रहते हैं, उनका आखिर क्या कहना है कि जो ये गांव रातों रात खाली हुआ, इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या? आइए आपको सुनवाते हैं। এখন সেটা আমার বাপের বাড়ি, আমি তো ঠিক জানি না। আমি
আমার শ্বশুর বাড়ি সারদা পড়লে আমার বাবা মাই বলতে পারবে কেন চলে কোথায় গেল রাতারাতি, এখন আমি বলতে পারবো না কোথায় গেছে। সবই তো ছিল, ওরা বলতো ভোট টোট দিত, তারপরে এদের এই লক্ষ্মী ভান্ডার টান্ডার সবই নাকি পেতো। বলতে গেলে এখানে আনুমানিক 2 থেকে 3 বছর এনারা আছেন। আর এনারা হচ্ছে স্থায়ী নয়, এইটুকুনি বোঝা গেল। এনআরসি ফর্ম যবের থেকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তবের থেকে ওনারা, আমরা দেখছি যে দিনরাত ওনারা চলে যাচ্ছে, এইটুকুনি দেখলাম। আর ওনারা মেবি পরিযায়ী শ্রমিকই ছিলেন। ভাঙড়ি, ওনারা সেই ভাঙড়ি তুলে তুলে বেড়াতেন, আর যারা ঘরের হাউসওয়াইফ ছিল তারা পরিযায়ী শ্রমিক। জবের থেকে এসআইআর যে ফর্মটা যে ডিক্লেয়ার করা হলো তবের থেকে ওনারা চলে গেছে। হ্যাঁ, রাতারাতিই চলে গেছে, দিনে রাত্রে, বাচ্চা বয়স্ক সবাই, মানে ফুল ফ্যামিলি, মানে ওনারা যে কজন বস্তি ঘিরে ছিল সবাই চলে গেছে। আর সেটা বলতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি ওনারা বাংলাদেশি বা কোথা থেকে এসেছে, বাট ওনারা হুট করে এসেছেন, হুট করে চলে গেছে। আমি প্রায় 2-3 বছর, বলছি তো 2-3 বছর এনাদের আমি দেখেছি। সেটা সঠিক আমি বলতে পারবো না, তারা ভোট দিত কি দিত না। আমি হচ্ছে এখানকার বাসিন্দা, আমি এখানে থাকি, বাট ওনাদের আমি দেখেছি অ্যাবাভ 2 ইয়ার্স ধরে এখানে রয়েছে ওনারা। বাট কি প্রসঙ্গে কি জন্য থাকতো সেটাও আমি জানি না। আর ওদের দেখেছি হচ্ছে যেখানে এই ভাঙড়ি যে কাজগুলো হয়, আমি দেখেছি ওনারা ভাঙড়ি কাজই করতো। আর জবের থেকে এসআইআর যে ফর্মটা ডিক্লেয়ার করেছে বা চালু করেছে তবের থেকে হচ্ছে ওনাদের আমি দেখেছি যে একে একে চলে যেতে দেখেছি। হ্যাঁ, এসআইআর চালু হতে পালিয়েছে, তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য বস্তিতে ট্রান্সফার হয়েছে। এবার কোন বস্তিতে কি সেই বৃত্তান্ত অতটা জানি না। बांग्ला भाषा में चाहे वो कुछ भी जो बात कह रही हैं उसमें साफ तौर पर 100 से 150 परिवार यहाँ थे और एसआईआर के डिक्लेयर होते ही वो यहाँ से जाने लगे। और आप सोचिए कि कितनी ऐसी योजनाओं का फायदा वो लगातार 2 से 3 साल में ले चुके होंगे। वहीं एसआईआर से बंगाल में एक खलबली मची, इसकी नज़ीर हमने आपके सामने पेश की। लेकिन अब एक और नमूना आपको बताते हैं जो बंगाल की राजनीति का एक अलग ही रूप आपको दिखाएगा। आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति के केंद्र में आए हुमायूं कबीर, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। उन्होंने डीडी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बयान दिया जिसमें वो खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं। तो हुमायूं कबीर की जो ये हुंकार है जिसमें कहीं ना कहीं टीएमसी मददगार साबित हो रही है, लेकिन फिर भी वो उससे अलग होने की बात कई बार कर चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। तो आखिरकार हुमायूं कबीर का ये कहना क्यों है कि वो बंगाल के ओवैसी हैं, और टीएमसी ने आखिरकार क्यों हुमायूं कबीर को गद्दार बताया? क्योंकि हुमायूं पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा रही है टीएमसी। बीजेपी को मजबूती देने की कोशिश करेंगे हुमायूं कबीर, लेकिन शायद दीदी ये भूल गई कि जब वो बाबरी के लिए वहां पर ईंट रख रहे थे तो टीएमसी का प्रशासन ही मदद कर रहा था हुमायूं कबीर की। तो भाजपा का हुमायूं पर निशाना है। भाजपा का यह मानना है कि टीएमसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं हुमायूं। मुस्लिम समाज में ममता बनर्जी के खिलाफ असंतोष है, साथ ही साथ वक्फ संशोधन अधिनियम और एसआईआर स्वीकार करने पर यह असंतोष जा रहा है। और हुमायूं असंतोष को शांत करने का एकमात्र जरिया बचे हैं टीएमसी के पास, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनका और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो यह भी कहा जा रहा है कि हुमायूं की वापसी जो है वो पार्टी में तय है। लेकिन इससे इतर कैसे जो गीता पाठ का प्रबंधन है और जहां आस्था प्रचंड है, जहां एक और हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लेकर ईंट रखी, वहीं अब पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ कंठस्थ किया जा रहा है। और कोलकाता का जो ब्रिगेड ग्राउंड है वो इस बड़े आयोजन के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में सामने है। और इस कार्यक्रम में 5 लाख कंठ गीता पाठ जो है वो किया गया है। 5 लाख सनातनी एक साथ कर रहे हैं गीता का पाठ, जहां पर आप संतों महंतों का जो तमाम दिग्गज हैं, कुछ जाने पहचाने बड़े संत समाज का नाम है, जिनका जमावड़ा आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल एक राज्य जिसमें कई ऐसे मुद्दे जिनका जिक्र अभी हमने न्यूज पंच में किया, जो सियासी बवाल लाने के लिए इस वक्त अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां गीता पाठ हो रहा है वहीं गांव जो है वो एसआईआर के डर से खाली हो रहे हैं।
सौरभ दत्ता और प्रसन्नजीत बख्शी हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, हुमायूं कबीर के बिगड़े जो बोल हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और खास तौर पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं आने वाले चुनावों को लेकर, क्या है ताजा अपडेट? आंचल, देखिए बंगाल का पॉलिटिक्स अब इस जगह पे है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग। हुमायूं कबीर ये ऐसा शख्सियत है जो पिछले 2 हफ्ते से अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। और सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहला शब्द रखा कि वो यहाँ पे मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर मस्जिद करेंगे। उसको लेके फिर आगे का सिलसिला जारी हुआ। अब यहाँ पे जो बात चल रही है कि एक तरफ हुमायूं कबीर कह रहे हैं वो ममता बनर्जी को निशाना साध रही है, तृणमूल कह रही है कि हुमायूं कबीर गद्दार है, उसको निलंबित किया गया है। उल्टी तरफ बीजेपी कह रहे हैं कि टीएमसी का एजेंट है हुमायूं कबीर। फिर हुमायूं कबीर आखिर है कौन? इस सवाल का जो जवाब है वो जवाब इस बिंदु पर है कि हुमायूं कबीर अगर टीएमसी के खिलाफ जाएंगे तो ये जो वोट बैंक है जिसके बारे में हुमायूं कबीर कह रहे हैं, ये जाएगा कहाँ? ये वोट बैंक जाएगा कहाँ? ये वोट कहाँ जाएगा? ये वोट टीएमसी से कट के कहाँ जाएगा? अब हुमायूं कबीर का ये कहना है कि ये वोट बैंक वो बंगाल के ओवैसी बन चुके हैं और ओवैसी के साथ वो गठबंधन में जाएंगे अगले चुनाव में, और ये वोट बैंक उनके पास, ये उनका अपना दबदबा होगा, वो मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से उभर कर आएंगे। लेकिन बंगाल का इलेक्शन अगर आप इतिहास देखिए तो ये भी है पिछले 14 साल में कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोकल जो आदमियों के अंदर जो सरकार के खिलाफ जो रवैया है उसको किसी और नाम से उसको कैश किया गया और बाद में वो फिर टीएमसी में वापस चले गए। वोट हुआ, वो जीत के आए, निर्दल होके जीत के आए, निर्दलीय होके जीत के आए, लेकिन बाद में फिर वो टीएमसी के वापस फिर चले गए। तो फिर टीएमसी का था, टीएमसी के पास चला गया। इतना सारा नाटक क्यों? इतना सारा नाटक इसलिए कि एसआईआर एक्सेप्ट नहीं करेंगी कह के भी वो करी है ममता बनर्जी ने। वाकफ संशोधनी आइन वो कही थी कि नहीं लागू होने देंगे, लेकिन उनको लागू करना पड़ा है। तो इसको लेके मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम वोट बैंक के अंदर काफी सारी चर्चा है, जिसके लिए ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद सफर करना पड़ा, मालदा सफर करना पड़ा। लेकिन इसमें एक केंद्र बिंदु बहुत बड़ा है, ये जो धर्म युद्ध शुरू किया गया, एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव, यहाँ पर सामूहिक गीता पाठ। ऐसे में इस धर्म युद्ध के आधार पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ती हुई, और इसका सीधा असर कैसे विकास को एक साइड रखकर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ता हुआ? प्रसन्नजीत। नहीं, देखिए ये जो सनातनी गीता पाठ ये तो होता ही रहता है, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से पिछले कई सालों तक चाहे वो वाम मोर्चे की समय से हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, जिस तरह से मूर्ख बना के राजनीति किया गया है, तो बनाते बनाते स्थिति ऐसा हो गया है कि अब ममता बनर्जी के पास और मूर्ख बनाने की कोई तरीका नहीं है, कम से कम तृणमूल कांग्रेस की नाम लेकर। तो उन्होंने, जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये जो हुमायूं कबीर है, इस तरह के एक इंसान को सामने खड़ा किया है और खड़ा करके इनके जरिए ये एक मस्जिद की नाम पर, और वो भी बाबर की नाम पर, एक राजनीति उन्होंने, जैसे सौरभ कह रहा था कि अब उनके पास वाकफ के लिए कोई सफाई देने लायक कोई कुछ भाषा नहीं है, अब एसआईआर को लेके कोई सफाई देने लायक कोई भाषा नहीं है, तो अब करे क्या करे? तो एक मस्जिद के नाम पर और बाबर की नाम पर, बाबर एक हो सकता है कि बंगाली मुस्लिमों का हो सकता है, मुझे पता नहीं कि एक सेंटिमेंट है, अगर है तो उसी नाम पर अभी इस हुमायूं को साफ तौर पर प्रसन्नजीत आपने बहुत बड़ी बात कही कि क्योंकि एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए और एक और नए मुद्दे को सामने लाने के लिए ममता बनर्जी सरकार इस तरह का खेल खेल रही है, लेकिन क्या ये खेल जनता जनार्दन समझ पाएगी और जब वोट देने निकलेगी तो मुद्दा रखेगी सिर्फ विकास का? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय कम है हमारे पास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, इन तमाम
मुद्दों पर। और आइए बात करते हैं भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर। तो कल नई दिल्ली में एचटी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर नए भारत के लिए गुलामी की मानसिकता को पछाड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बीते एक दशक में जो आर्थिक प्रगति हुई है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए एक नजीर पेश की है। यानी कि जिस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बयान की उन्होंने आलोचना की कि आर्थिक प्रगति को आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते, और भारत जो तमाम अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं अगर हम उनकी तुलना करें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के टैग की आलोचना क्यों की, ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये गुलामी की मानसिकता का वो प्रतिबिंब था और इस सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट आया, बदलाव आया मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण की यात्रा का। यानी आर्थिक प्रगति को आपके काम से जोड़ा जाता है और आत्मविश्वास से इसीलिए भारत परिपूर्ण है। देश की आर्थिक प्रगति में तमाम अलग अलग सेक्टर्स का समावेशन है और उसकी वजह से वो बल हम देखते हैं। भारत विकास के साथ साथ विश्वास का भी मजबूत स्तंभ है। और ये बताता कौन है? जीडीपी के जो सकारात्मक आंकड़े हैं, जो तमाम रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने इस पूरे रेटिंग्स को इंप्रूव किया है, ये कहानी लिखते हैं। साथ ही वर्तमान विश्व की अनिश्चितताओं के बीच भारत एक सेतु और ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, यानी ये है भारत का भरोसा। देश की बेटियां भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रही हैं। बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और उद्योग लगातार बढ़ता हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने एचटी समिट में आखिर क्या कुछ कहा है। तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में इस समिट में चर्चा की और खास तौर पर यह कहा कि आर्थिक प्रगति को आप हिंदू टैग से नहीं जोड़ सकते, ये गुलामी की मानसिकता से बड़ी आजादी है, बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अगले 10 वर्षों में भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्धता जो प्रधानमंत्री ने जाहिर की है, उसी क्रम में उन्होंने कहा कि जब 2-3% का विकास दर हुआ करता था तब हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था इसे। आज हम 8% की दर से विकास कर रहे हैं तो इसे इस तरह की संज्ञा नहीं दी जा सकती, या कोई भी सोच नहीं सकता कि आप इसको हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ कहें, क्योंकि तब आज उसे सांप्रदायिक माना जाएगा। लेकिन वो भविष्य के भारत की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो रिफॉर्म आज लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2025 बड़े रिफॉर्म्स का साल रहा है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों ही मोर्चे पर बड़े फैसले लिए गए। 12 लाख तक की जो आमदनी है उसको आयकर से मुक्त किया गया। साथ ही साथ जीएसटी के अगली पीढ़ी के जो रिफॉर्म्स किए गए वो आज भारत की ग्रोथ रेट को 8% प्लस तक लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि जो ये सुधारों की गति है भविष्य के भारत के निर्माण के लिए लगातार आगे रहेगी। और आप देखेंगे कि आगे जाते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मरीन सेक्टर और ब्लू इकोनॉमी जैसे नए सनराइज सेक्टर्स पर सरकार लगातार काम करेगी। और फोकस उनका यह है कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको अगले 10 वर्षों में 2035 तक जड़ से मिटाना ही सरकार और जनता का फोकस होगा। बिल्कुल, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जब हम बात करते हैं और जिन तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स का अजय आपने जिक्र किया, उसमें किस तरह से भारत जो तमाम अन्य देश है उनके लिए उभरते हुए बाजार के रूप में एक सकारात्मक सूचक है? देखिए, स्पष्ट तौर पर दो उदाहरण जो प्रधानमंत्री ने कहा। पहला कि पहले हम शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े शक्ति माने जाते थे, लेकिन अभी हमें 6-6.5 लाख करोड़ रुपए केवल विदेश की कंपनियों, शिपिंग कंपनियों को शुल्क के तौर पर देना पड़ता है। तो ये सनराइज सेक्टर होने जा रहा है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि 125 लाख करोड़ रुपए का हम ऊर्जा आयात करते हैं, जबकि सौर ऊर्जा का इतना बड़ा बेस है। 3 गीगावाट 2014 में, आज 130 गीगावाट तक हम वहाँ पर सौर ऊर्जा में पहुँचे हैं। तो एक तरह से वो ये कह रहे थे कि अगर 20-25 साल पहले मेक इन इंडिया जैसे
अभियानों पर फोकस किया जाता या फिर आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों पर फोकस किया जाता, आज भारत की दशा कुछ और होती। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भविष्योन्मुखी हमारे रिफॉर्म्स को करना होगा, हमारे सुधारों को करना होगा, और आज के जो सुधार हैं उनको भविष्य की ज़रूरतों के लिहाज से करना होगा, और इससे तभी भारत बन सकता है। तो नए नए सेक्टर्स पर फोकस होगा, और लगातार सरकार जो कह रही है कि ईज ऑफ लिविंग पर फोकस करते हुए ईज ऑफ डूइंग के लिए जो कदम बढ़ाएंगे, उसकी ओर प्रधानमंत्री ने इशारा किया, परचेजिंग और पावर बढ़ाया सभी से इसमें जाएगा, पार्टिसिपेट ईज करने ऑफ का आह्वान लिविंग पर किया। फोकस है, और कैसे भारत आने वाले सालों में जब वैश्विक पटल पर अपनी इस पहचान को और मजबूत करेगा, तो ये तमाम नीतियां जो हैं वो झलकती हुई नजर आएंगी, जो कि सकारात्मक है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट की दुनिया से, जहां क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी जो है वो कैंसिल, कॉल्ड ऑफ कर दी गई उनके द्वारा। पलाश मुच्छल संग अब वो शादी जो होने वाली थी वो नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्मृति मंधाना ने ये जानकारी दी। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट कर लिखा था कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान, उसकी निजता का सम्मान किया जाए। 23 नवंबर को ये शादी होनी थी, स्मृति और पलाश की शादी। कई घटनाक्रम उसमें सामने आए, लेकिन अब साफ तौर पर स्मृति ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल जो हैंडल है, उससे साफ तौर पर कहा कि निजता का सम्मान किया जाए। और अभी क्रिकेट से जुड़े हुए बहुत बड़े काम देश के लिए मुझे करने हैं, लेकिन क्योंकि बहुत स्पेक्यूलेशंस, बहुत संभावनाएं जताई जा रही थी, कई सवाल थे मन में, उन सवालों का जवाब देते हुए स्मृति मंधाना ने साफ तौर पर कहा कि ये वेडिंग कॉल्ड ऑफ, यानी अब उनका विवाह पलाश मुच्छल के साथ नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी गई। अभी जब हमने देखा था ये शादी जब फिक्स की गई थी, उससे पहले कुछ एक फंक्शंस भी शादी से जुड़े हुए जो रीति रिवाज है वो निभाए गए, और शादी से एक दिन पहले ही वो बंद कर दिए गए थे। तो साफ तौर पर ये अंग्रेजी में आप इस ट्वीट को देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मैटर को, इस पूरे मुद्दे को यहीं पर खत्म करती हूं, और मुझे आगे लाइफ में, यानी कि अपनी जिंदगी में और बहुत बड़े काम करने हैं, और सभी के लिए, अब सभी की दुआओं और सभी के सपोर्ट के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि अब और बड़े काम और बड़े ऐसे मकसद हैं उनकी जिंदगी में जो उन्हें पूरे करने हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने का आह्वान किया है इस पोस्ट के जरिए। और आइए अब बात करते हैं सूडान से जुड़ी हुई। सूडान बीते 3 साल से गृह युद्ध और अस्थिरता में घिरा हुआ है। इस लड़ाई ने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन का जो संकट है उसे पैदा किया। सूडान में करीब 95 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। इसके चलते लाखों लोग भूखमरी और अमानवीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। दक्षिण मध्य सूडान के दक्षिण कोर्डोफन राज्य में एक अर्धसैनिक समूह द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 33 बच्चे समेत 50 लोग मारे गए। यह हमला एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया गया, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल। और सूडान की जो सशस्त्र सेना है, अर्धसैनिक बल, एक समय में सहयोगी थी, लेकिन अब सत्ता का लालच ऐसा है कि मतभेद हुए और स्थिति यहां तक भयावह हो गई। अप्रैल 2023 में लड़ाई भड़क उठी और अब तक के टकराव का जो सिलसिला है वो जारी है। तो सूडान जल रहा है, दहशत में है, और किंडरगार्टन पर ये ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में 50 लोगों की मौत हुई, जहां 33 बच्चे जो हैं वो हताहत हुए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। और इस ड्रोन हमले में जिस तरह से मानवीयता को तार तार किया गया, 50 लोगों की मौत हुई, जहां बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई। आरएसएफ की अगर बात की जाए और सूडानी सेना के बीच ये जो संघर्ष है वो 2 वर्ष से जारी है, और इतने बच्चों सहित कई लोगों की हालत हताहत है। भूखमरी से लगातार सूडान जूझ रहा है और अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता भी। और अखिलेश सुमन इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आखिरकार दहशत गर्दी की सारी हदें पार कर दी गई जब ड्रोन से निशाना साधा गया एक किंडरगार्टन स्कूल में सूडान में, और हालात इस वक्त बेहद खराब। देखिए, ये दहशत गर्दी से भी ज्यादा अमानवीयता है, क्योंकि देखिए ये जो गृह युद्ध है ये दोनों ही सूडान के एक समूह है। एक सिक्योरिटी फोर्स जो आर्म फोर्सेज होता है, एसएएफ इसको बोलते हैं, सूडान आर्म फोर्सेज, मतलब सूडान की सेना,
और एक रैपिड सपोर्ट फोर्स जो कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। जी। पैरामिलिट्री फोर्स और कोई देश की सेना अगर आपस में लड़ने लगे तो इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती है। जो सिविलियन जो भी है, सिविलियन किनारे पड़े हुए हैं, एक संकेत के लिए एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाया गया था, उसका भी कोई वजूद नहीं है। लगातार 965वां दिन हो गया है सूडान के दोनों समूहों के बीच में लड़ाई चलती है। तकरीबन 5 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें कि कह सकते हैं कि 1 करोड़ की जनसंख्या पूरी तरह विस्थापित हो चुकी है। 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं वहां। और कहा जा रहा है अभी ह्यूमन राइट्स जो है यूएन का, उसका कहा जा रहा है कि सबसे वायलेंट जगह है दुनिया का सूडान, सबसे खराब स्थिति है सूडान की। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले नवंबर में कुछ काम लेने की कोशिश की। उन्होंने क्वाड बनाया सूडान के लिए, जिसमें कि अमेरिका के अलावा इसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट को शामिल किया गया। वो क्वाड की कोशिश ये हो रही है कि सूडान के दोनों समूहों के बीच में शांति स्थापित की जाए। देखिए, ऐसे पहले इससे सहमत हुआ जो आर्म फोर्सेज है वहां, उसने कहा कि ठीक है, हम इस पहल का स्वागत करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है उसने भी कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बात बनने लगती है उस समय बात बिगाड़ने की कोशिशें होती है, और कई ऐसे समूह इन दोनों के बीच में है जो कि कई बार नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जो अमेरिका की ये पहल है, उन्होंने क्वाड जो बनाया है उस इलाके के लिए, सूडान के लिए, उस क्वाड का क्या असर पड़ता है, क्योंकि देखिए दुनिया की सभी ताकतें, और इसीलिए जो मानवता को तार-तार किया गया, ये अमानवीय कृत्य किया गया, इसकी यूनिसेफ ने भी कड़ी भर्त्सना की है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे न्यूज पंच साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज न्यूज पंच में इतना ही। कल सुबह 10:30 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।